हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 5 हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, इसमें सारा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे और सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मॉडल पेपर दोस्तों आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों आप लोग इसका डाउनलोड करने का लिंक पीडीएफ मैंने आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, वहाँ आप लोग से ये डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसी चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं, अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर पाएं। जिस तरह से 2021 में बोर्ड एग्जाम तैयारी करवाए थे आप लोगों को, उसी प्रकार 2022 में भी आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। हालांकि 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तो एग्जाम हो रहा है, तो तैयारी एकदम दमदार होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है दोस्तों। और ऊपर बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है क्या है क्या नहीं। 40 क्वेश्चन से आप लोग का 40 नंबर का है। क्लास 10th, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि गलत करने पर भैया जी कोई नंबर नहीं कटने वाला। चलिए, लेकिन गलत नहीं करना है, सब सही से करना है आप लोग को। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग को पढ़ना है ध्यान से, बहुत ही अच्छा। दोस्तों आप लोग बता दें, यहाँ पर जितने सारे गद्यांश दिया ना हिंदी में और जितने सारी कविताएं, मुझे बेहद पसंद आ रहा है क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ सीख दी गई। देखिए इसमें कितना बड़ा सीख दिया है हम लोग को कि हमारे जीवन में साहित्य का बहुत महत्व है। साहित्य मानव जीवन को बानी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान का यथार्थ चित्रण करता है और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। किसी समाज का साहित्य क्षीण होने लगे तो समाज भी रसातल को चला जाता है। साहित्य सूरज की भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। साहित्य ही हमें मनुष्य की कोटि में बनाए रखता है और मानवीय गुणों से भर देता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लिखा गया। चलिए हम लोग सवाल को देख लेते हैं कि साहित्य हम लोग के जीवन में कितना अच्छा यहाँ पर रोल अदा करता है। अगर आप लोग डेली मतलब कम से कम पढ़ा कीजिए, ठीक है। देखिए मनुष्य पढ़ने से ही सीखता है। आगे देखते हैं हमारे जीवन में किसका महत्व है। तो हमारे जीवन में किसका महत्व है? सबसे बड़ा महत्व साहित्य का ही है, ठीक है। लेकिन चलिए आगे देखिए, साहित्य मानव जीवन का क्या है। तो साहित्य मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर देखते हैं क्या है। समाज रसातल को कब चला जाता है। तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, गद्यांश में लिखा हुआ है कि जब साहित्य छीन होने लगे ना, मतलब साहित्य खतरे में आ जाए, छीन होने लगे, खत्म होने लगे, तो समाज रसातल को चल जाता है। किसी के पास ज्ञान ही नहीं होगा, ठीक है, कोई किसी को मानेगा ही नहीं, तो तब समाज रसातल को चलने लगता है। समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। तो समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। दोस्तों यहाँ पर सूरज की भांति इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 का ए बिल्कुल सटीक जवाब। 5 में बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे। जो आप लोगों का गद्यांश लिखा है उसका सबसे बेस्ट शीर्षक आप लोग को देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट से आप लोग का शीर्षक हो जाएगा साहित्य का महत्व, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में दोस्तों एक पद्यांश दिया हुआ है जिसमें पेड़ के बारे में दिया है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ये हमें कितना अच्छा छाया देता है, शीतल हवा देता है, कितना सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या सवाल है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हमें क्या नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए क्योंकि इससे हमें छाया मिलता है, सबसे बड़ा चीज़, इसी से हम लोग श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अगर आप पेड़ का संहार करते हैं तो संहार के बाद अशोक की तरह पछताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ हमें क्या देते हैं। तो पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। नेक्स्ट, शस्य श्यामला किसे कहा गया। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों शस्य श्यामला को सींच नहीं पाएंगे, तो सींचते हम लोग किसको है, धरती को है, तो यानी हरी भरी धरती को, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दे। रेगिस्तान, पेड़ पौधे का संहार, हरे भरे पेड़, जलवायु। दोस्तों इसमें पेड़ पौधे का संहार के बारे में कहा गया कि पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका सही शीर्षक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ देखिए इस वसुंधरा में इस संहार के बाद, मतलब पेड़ का संहार के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इसका सही उत्तर मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों पेड़ पौधे का संहार इसका सही शीर्षक हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मैंने पहले कहा था सवाल कीजिए, अगर जवाब मिल जाता है तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। तो आप लोग देखिए, राम कार चला रहा है, क्या चला रहा है, कार, जवाब मिल गया ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो मयूर नाचता है। दोस्तों यहाँ पर क्योंकि आप सवाल कीजिएगा क्या नाचता है, जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो अकर्मक क्रिया हमारी है। 12 का बी। आगे चलते हैं, 13 नंबर, कौन सा तारा का एक अर्थ है। तो दोस्तों नक्षत्र होता है तारा का अर्थ, तारा को हम लोग नक्षत्र भी बोलते हैं, यानी कि सी सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं समास, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समास क्या होता है, किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप होता है। आगे चलते हैं,
15 आजीवन कौन सा समास है? देखिए पहले आ लगा हुआ है मतलब अव्यय यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला है जो कंठ, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा और समास का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को चिंता मत कीजिए। तो ये नीला है जो कंठ किस प्रकार का समास विग्रह है? कमेंट में सभी लोग जरूर बोलेंगे। आगे चलते हैं, राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है। तो इसका सही समास सही हाँ कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17 का ए हो गया। 18 नंबर चलते हैं, जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है, रचना का आधार और वाक्य का भेद बताएं। देखिए जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है, मतलब ये क्या, दो वाक्यों को मिला गया यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। एक प्रधान वाक्य है, एक आश्रित वाक्य है, तो यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कौन सा वाच्य है? देखिए यहाँ पर दोस्तों पढ़ी गई, यहाँ पर कर्म पर जोर दिया जा रहा है कि पुस्तक पढ़ी गई के द्वारा, तो इस तरह का वाक्य हमेशा क्या होता है? कर्म वाच्य होता है, ठीक है। अगर मीरा पुस्तक पढ़ रही है, मीरा पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? तब ये होता है कर्तृवाच्य। नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, 19 का क्या हो गया हम लोग का? 19 का बी सही हो गया। 20 नंबर, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरे किस नाम से, मतलब अव्यय को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, उसको दूसरा क्या चीज़ कहते हैं? तो दोस्तों उसको अभिकारी भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20 का। आगे चलते हैं दोस्तों, एक हारिल, यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम से संबंध में कुछ यहाँ पर जो कुछ लाइनें यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस पद के जो रचनाकार है वो सूरदास जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा कविता आप लोग हिंदी का पाठ में दिया होगा, ठीक है, हिंदी के बुक में, तो वहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं 22 नंबर क्या है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो दोस्तों गोपियों की दशा हारिल पक्षी की तरह हो गई। ये सवाल देखिए आप लोग हर एक बार आ ही रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना कि श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूबी हुई है गोपियाँ, जिस तरह से हारिल का पक्षी हमेशा अपने पंजों से कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, लकड़ी का टुकड़ा लिए रहता है, उसी प्रकार गोपियों की दशा भी हारिल की तरह होगी कि वो श्री कृष्ण के प्रेम से हट नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो गोपियों को तो उद्धव द्वारा दिए गए प्रेम के समान कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। मतलब वो लोग क्या प्रेम के आस में था, लेकिन उसको क्या दिया जा रहा है कि योग का ज्ञान दिया जा रहा है। तो दोस्तों उनको योग का ज्ञान नहीं, उनको प्रेम चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला, इसलिए कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। गोपियाँ जगते सोते समय दिन रात किसका नाम जपती है? ये तो आप लोग को बहुत अच्छे तरह से फील कर पा रहे हैं वाला चीज़ को। तो किसका? श्री कृष्ण का नाम जपते थे, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है? यह दंतुरित मुस्कान में कवि का नाम क्या है? दोस्तों इस कवि का नाम है नागार्जुन, यानी कि 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। आगे देखते हैं क्या है, घेर 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 धराहर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो दोस्तों ये फसल पंक्ति एक कविता से ली गई, यानी कि 26 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फसल, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है? तो दोस्तों अट नहीं रही कविता में यहाँ पर बादलों की आभा हट नहीं रही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लीजिए कि यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सीसु, यानी कि सीसु कवि को एकटक निहार रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको 29 से 32 तक का आंसर देना है। चलिए देखते हैं, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। देखिए बाल गोविंद भगत के बारे में कहा गया है कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्या आंसर देख लीजिए, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत यहाँ पर क्या मंझोले कद के थे, आप लोगों को लिखा हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो 60 से ऊपर की होगी, यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं ऊपर में। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत की टोपी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आंसर में कि हाँ टोपी यहाँ पर देखिए कहीं लिखा होगा, हाँ कबीरपंथी हो किसी कनपटी टोपी, यानी कि कबीरपंथी जैसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो यहाँ चेक कीजिए, आप लोग को सारा आंसर मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ ही बहुत आसान दोस्तों दिया रहे हैं। देखिए यहाँ पर तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, मतलब सब कुछ आंसर आप लोग को यहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत गले में एक ऐसी माला, तो तुलसी की जड़ों का एक बेडोल माला, यानी कि बी सही हो जाएगी।
नेक्स्ट 33 देखते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत जो पाठ है उनके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी कि 33 का इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों मैं आप लोगों को हर बार कह रहा हूँ कि जितने सारे आप लोग का पाठ है सभी का कम से कम लेखक का नाम और कवि का नाम जरूर याद कर लिए, इससे सवाल आप लोग का फिक्स है ही। क्योंकि बाकी सब तो आप क्वेश्चंस पढ़ के निकाल लीजिएगा इसका सवाल, लेकिन पाठ के जो लेखक का नाम हो तो नहीं लिखा रहेगा ना, तो उसको याद कर लीजिए। देखिए चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है कि आप लोग का कुछ यहाँ पर पैसेज टाइप का दिया उसको पढ़ के आंसर देना है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। और कुछ कुछ है जो आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो पाठ का लेखक का नाम है वो आपको हर एक गद्यांश में दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप लोग किताब है उसमें से याद कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अलग सा वीडियो बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हालदार साहब कस्बे से क्यों गुजरते थे। तो दोस्तों हालदार साहब कस्बे से क्यों गुजरते थे, कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरते थे, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। तो कैप्टन दोस्तों वहाँ पर कौन है, कैप्टन चश्मे वाला जो हर रोज चश्मा बदल दिया करता था, नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला उदास क्यों हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन की मृत्यु के कारण पानवाला उदास हो गया था, यानी 36 का सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब। आगे देखिए, और यहाँ पर फिर से और एक आप लोग का गद्यांश दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि माता के केवल दूध पीने का तक का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते हैं, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर कुछ झुंझला कर कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते। लीलार मतलब क्या, ललाट पर, गले में, ठीक है, त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत बहुत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो यहाँ क्या है, माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों देखिए फिर से आप लोग लेखक का नाम पूछा गया है, तो आप लोग को लगभग याद ही हो गया होगा। जितना आप लोग का देखिए इसमें अभी सिलेबस में जितना है उसको कम से कम पढ़ लीजिए। तो उसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय है, ठीक है। नेक्स्ट, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर था। सभी लोग प्यार से उन्हें भोला भोला कहकर पुकारते थे, इसलिए भोलानाथ हो गया। लीलार शब्द का मतलब क्या है। तो दोस्तों लीलार का मतलब ललाट होता है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। भोलेनाथ के सिर में क्या थी। तो दोस्तों भोलेनाथ के सिर में लंबी जटाएं थी, यहाँ देख सकते हैं, इसका लिखा हुआ है ना कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा बहुत लंबी सिर में लंबी जटाएं थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लंबी जटाएं थी। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग का टोटल का उत्तर, और इसी के साथ दोस्तों आप लोग का हिंदी मॉडल पर समाप्त होता है। सभी को प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं शेयर कर दीजिए ताकि सभी को के पास ये पहुंच सके। बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं जा पाता, इसलिए सभी को शेयर कर दिया ताकि सभी को पता चले और सभी का एग्जाम अच्छा जाए। देखिए एग्जाम किसी का आप अच्छा कीजिएगा तो आपको भी जरूर अच्छा होगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।